हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, हमने अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था कॉस्ट। और उसके हमने फर्स्ट लेक्चर में कॉस्ट का मतलब समझा था, क्या होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्या होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। फिर उसके बाद हमने कुछ कॉस्ट के बच्चों ब्रांचेस समझे थे। फॉर एग्जांपल कि हमने समझा था फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हमने समझा था वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिर अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देते थे तो बच्चों हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल कर आता था। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में ये सारी चीजें सीखी थी। इन सारे कॉस्ट के हमने ग्राफ देखे थे। आज के लेक्चर में हम लोग बच्चों देखने वाले हैं एवरेज कॉस्ट को। क्या होती है हमारी एवरेज कॉस्ट, आइए हम उस चीज को देखते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हम कवर करेंगे एवरेज कॉस्ट। और इस कॉस्ट चैप्टर को कराते समय मैं आप लोगों से एक बात का बहुत ध्यान देना, मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप एक बात का बहुत ध्यान दें। जो बात है कि बच्चों आप लोग फोकस करिएगा बहुत ज्यादा इस चैप्टर के ग्राफ को समझने में, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। स्केड्यूल आप लोग बना ही लोगे, मैं बता दूंगा कैसे बनाना है। साथ ही साथ आपको बच्चों ग्राफ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस चैप्टर के अंदर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ग्राफ्स बनाने में, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर काफी सारे ग्राफ्स हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा ग्राफ इसी चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। और आपको ग्राफ के बेसिस पे ही ये चैप्टर याद होना चाहिए। तो ग्राफ के ऊपर बच्चों आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट। सर ये इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों आप लोग एवरेज तो बचपन से पढ़ते हुए चले ही आ रहे हैं ना। एवरेज का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक यूनिट के ऊपर जो वैल्यू निकालते थे, एक यूनिट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ा तो उसका एवरेज का मतलब क्या हुआ कि मैं एक घंटे में कितने किलोमीटर दौड़ाऊंगा। तो मैं पता लग गया कि एक यूनिट यानी कि 1 आवर के अंदर मैं बच्चों 2 किलोमीटर दौड़ाऊंगा। बात ही समझ में यहाँ पर नहीं आई। तो एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जब एवरेज की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है पर यूनिट, और कॉस्ट का मतलब हो गया बच्चों पर यूनिट कॉस्ट। तो सर एवरेज कॉस्ट यहाँ पर जैसे बच्चों हम लोगों ने पिछले पढ़ा था कि वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट पढ़ा था, फिर उन दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट पढ़ा था। इस तरीके से यहाँ पर भी ऐसी एवरेज कॉस्ट निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो कॉस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसको हम शॉर्ट में बच्चों एएफसी भी बोलते हैं। सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो पढ़ने वाले हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम शॉर्ट में एबीसी भी बोलते हैं। थर्ड जो हम सेप्टेम्बर आज के लेक्चर में लास्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, इसको हम शॉर्ट में बच्चों एटीसी भी बोलते हैं। और एवरेज टोटल कॉस्ट को बच्चों हम एवरेज कॉस्ट भी बोल देते हैं, एवरेज कॉस्ट भी बोल देते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में एवीसी सॉरी एसी भी कहते हैं। अगर मैं किसी टर्म का यूज करूं एसी का तो इसका मतलब समझ जाना मैं एवरेज टोटल कॉस्ट का यूज कर रहा हूं, मैं एवरेज टोटल कॉस्ट टर्म का यूज कर रहा हूं स्टूडेंट्स। ओके, आइए चलिए देखते हैं, फिर एक एक करके समझने का शुरुआत करते हैं इनकी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी, इसको मैं बच्चों बोल सकता हूं वेरिएबल, इसको मैं बोल सकता हूं बच्चों पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। इसको बच्चों में पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट बोल सकता हूं, है ना। और इसी के बेस पर ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। देखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बच्चों हम लोग बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये तो आपकी एक लाइन की डेफिनेशन होगी जो आपको एग्जाम में लिखकर आनी है। इसके बाद आपको बच्चों एग्जाम में क्या लिखकर आना है, इसका फॉर्मूला लिखकर आना है, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि टीएफसी डिवाइडेड बाई क्यू। अब यहाँ पर टीएफसी का मतलब क्या होता है, अभी आपको पढ़ाया था। टीएफसी का मतलब होता है स्टूडेंट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और क्यू का मतलब क्या होता है? टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि
अगर मैंने 10 यूनिट बनाने के लिए मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना लगा, अगर उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये जो है ये तो पक्के तौर पर आपको याद करना ही है स्टूडेंट, ये तो पक्के तौर पर आपको याद करना ही है ये वाला। उसके बाद हम लोग जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे इसका स्केड्यूल। इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों आज की क्लास में इसका स्केड्यूल, कि इसका स्केड्यूल किस तरीके से रेडी करा जाएगा, इसका स्केड्यूल किस तरीके से रेडी करा जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं। अच्छा, स्केड्यूल को समझने से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि बच्चों लास्ट क्लास में मैंने स्टूडेंट्स आपको एक चीज बोली थी कि हम लोग फिक्स कॉस्ट को क्या मान के चलते हैं, फिक्स मान के चलते हैं। यानी कि अगर इसका मतलब ये कि अगर प्रोडक्शन में चेंजेस आएगा तो फिक्स कॉस्ट में चेंजेस नहीं आएगा, वो फिक्स रहेगी। यानी कि एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट भी फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। जीरो लेवल पर भी वो रहेगी, 10 यूनिट्स पर भी वही रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। इसी का मतलब फिक्स कॉस्ट होता था। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक बार। तो जो मेरा पहला जो मेरा बनेगा वो मैं मान के चल लेता हूँ यूनिट्स। सेकंड मान के चल लेता हूँ मेरा फिक्स कॉस्ट, और थर्ड में मेरा मान के चल लेता हूँ एवरेज फिक्स कॉस्ट यानी कि AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि AFC। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए एक एक करके फिर इसके अंदर देखते हैं। अगर मेरा यूनिट 0 थे तो भी मेरा फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होता ही था, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को मतलब नहीं है प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, वो तो भैया इंकर होगा ही होगा। अगर आपको फैक्ट्री का रेंट देना है तो वो आपको देना पड़ेगा। जो रेंट का ओनर होगा, जो आपका फैक्ट्री का लैंडलॉर्ड होगा, उसको मतलब नहीं है कि आपने प्रोडक्शन कराया फिर नहीं करा, उसको अपने पैसे चाहिए। अगर आप 1 यूनिट भी प्रोड्यूस करोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, जो कि सेम रहने वाला है जीरो लेवल पे भी। 2 पे भी ये 12 भी होगा, 3 पर भी बच्चों ये 12 भी होगा, 4 पर भी स्टूडेंट्स ये 12 भी होगा, और 5 पर भी स्टूडेंट्स ये 12 भी होगा। यानी कि आप देख रहे हो एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट द फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। यही मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। अब आओ देखते हैं हम लोग यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, है ना। तो अगर मैं पहले वाले केस में देखूं बच्चों, 12/0 क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाई 0 बच्चों क्या होता है, ये होता है बच्चों नॉट डिफाइंड। एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 0, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 0 इट्स नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता कितना होगा तो हम इसको इग्नोर करके चलेंगे, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड वाले केस में देखेंगे बच्चों की 12 अगर डिवाइड मैं करूंगा 1 से तो क्या निकल कर आएगा, मेरे पास 12 निकल कर आएगा। यानी कि एट वन लेवल ऑफ आउटपुट बच्चों, एट वन लेवल ऑफ आउटपुट मेरा जो टोटल मेरा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, 12 बैठ रहा है। मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना बैठ रहा है बच्चों, 12 बैठ रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर कि अगर मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट 12 है और मैं 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरा पर यूनिट कितना फिक्स कॉस्ट बैठ रहा है, 6 बैठ रहा है। क्लियर है? उसके बाद मैं बच्चों देख रहा हूं फिर आगे कि मेरा जो टोटल है 12 है, उसके बाद 3 मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरा 4 निकल रहा है। ऐसे करके मैं आगे देखूंगा तो मेरा 3 निकलेगा और एक टाइम पर जाकर मेरा बच्चों 2.4 निकलेगा। ये मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल कर आ रहा है। इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। जो मेरा AFC है, जो बच्चों मेरा AFC है यहाँ पर, AFC इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। वाई? क्यों? क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाई Q, इसकी मैं बात करूं तो बच्चों क्या निकल कर आया मेरे पास, इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो मेरा TFC था वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट यानी कि फिक्स है। ये कांस्टेंट है यानी कि मैं बोल सकता हूं ये फिक्स है। हाँ जी, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा। लेकिन जो मेरा डिनोमिनेटर है, मेरा डिनोमिनेटर बच्चों इंक्रीज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो जहां पर भी आपका न्यूमरेटर फिक्स रहने वाला है और डिनोमिनेटर आपका इंक्रीज करने वाला है, उस जगह पर ऑफ कोर्स ही बात है जो आपका आउटपुट निकल कर आएगा वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। तो दैट इज द मेन रीजन कि एवरेज फिक्स कॉस्ट बच्चा कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है वो फिक्स है और डिनोमिनेटर हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता चले जा रहा है। हमारी नंबर ऑफ क्वांटिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती चली जा रही है। तो इसी का रीजन है कि ये वाला कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि AFC इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग।
ठीक है, अब इसके एक बार ना ग्राफ को समझ कर देख लेते हैं कि इसका ग्राफ हमसे क्या बोलता है। इसके एक बार बच्चों ग्राफ को देख लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों यूनिट्स, और इसको हम लोग मान लेते हैं बच्चों एवरेज फिक्स कॉस्ट, AFC। क्लियर है? हमने कितनी यूनिट्स ली थी? हमने यूनिट्स ली थी बच्चों 5, 1 2 3। इसको थोड़ा थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं तो और थोड़ा हमारे लिए बेटर हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर अगर हम लोग ABC AFC यहाँ पे देखेंगे तो 2 4 6, ओके थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 8 10 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ उसको फिर प्लॉटिंग करना हम इसका स्टार्ट करते हैं। हम इसका प्लॉटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आओ देखो, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा 0 यूनिट पर भी कोई नहीं था, तो नॉट डिफाइंड इसको मैं प्लॉट नहीं करूंगा। मैं प्लॉट करना कहाँ से स्टार्ट करूंगा? यहाँ से करूंगा। तो 1 यूनिट पे मेरा 12 था, 1 यूनिट पे मेरा AFC कितना था बच्चों? 12 था। 1 यूनिट पे कितना था बच्चों? 12 था। मैं क्या यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूँ। मेरा 2 यूनिट्स पे कितना था? 2 यूनिट्स पे मेरा 6 हो गया था, यानी कि इधर आ गया था। मेरा 3 यूनिट्स पे कितना हो गया था? 3 यूनिट्स पे मेरा 4 हो गया था, यानी कहीं ना कहीं इधर आ गया था। 4 यूनिट पे मेरा 3 हो गया था, तो कहीं ना कहीं इधर आ गया था। और 5 मिनट पे मेरा 2.4 हो गया था, तो कहीं ना कहीं इधर आ गया था। तो अब अगर आप इसको ना, आप इसको ज्वाइन करोगे, आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप क्या देखोगे कि कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा आपका AFC। कुछ इस तरीके से आपका बच्चों AFC निकल कर आया। ये रहे बच्चों इसके पॉइंट्स। इन जब मैं पॉइंट्स को कनेक्ट करा तो मेरा AFC कुछ इस तरीके से निकल कर आया। यानी कि बच्चों आप देख पा रहे हो कि ग्राफ भी मेरा क्या कर रहा है बच्चों? डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ भी मेरा क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? अब जो शेप हमारा AFC बनाता है, ये मेरा क्या है बच्चों? AFC। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखूं तो द शेप ऑफ AFC, द शेप ऑफ AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर, एक सेकेंड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये इसका शेप क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दूसरा मैं देखूं, AFC इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग। कंटिन्यूअसली फॉलिंग बिकॉज TFC इज कांस्टेंट, क्योंकि TFC क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो मैंने आपको ना कुछ नोट्स लिखवा दिए हैं। यही चीज अगर आप एग्जाम में, अगर आपसे पूछा जाता है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, तो आप बच्चों ये सारी चीज लिखाना, ये स्केड्यूल बनाया ना, ये डायग्राम बनाया ना, उसके बाद ये 2 पॉइंट्स लिखाना, बच्चों आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपके सामने हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब जो बच्चों हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ना है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पर, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर है? और इसकी अगर मैं डेफिनेशन भी पढ़ूंगा तो यही लिखी है, रेफर्स टू द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर मैं बात करूंगा बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, यानी कि मैं AVC की अगर मैं बात करूंगा, तो AVC का फॉर्मूला क्या होगा? TVC। TVC मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा Q से, तो मेरा निकल कर आ जाएगा बच्चों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इस केस में बच्चों मेरा TVC क्या होता है? TVC इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और मेरा Q क्या होता है बच्चों? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो ये तो आपका बच्चों हो गया फॉर्मूला, ये तो आपका बच्चों हो गया फॉर्मूला जो आपको बच्चों याद करना है। क्लियर है? उसके बाद हम इसका ना स्केड्यूल देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्केड्यूल देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूले के अंदर जो टर्म यूज हुए हैं वो टर्म आपके सामने मैंने लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि बच्चों इसका स्केड्यूल एक बार हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अपनी, इसका स्केड्यूल हमें क्या बोलता है। आइए, सेम इसमें भी हम लोग 5 यूनिट्स लेके चलेंगे, 0 to 5 लेके चलेंगे। तो एक सेकेंड,
तो पहला कॉलम यूनिट्स का, दूसरा कॉलम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, थर्ड कॉलम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो ये हो गया बच्चों यूनिट्स, ये हो गया बच्चों हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी, ये हो गया बच्चों हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल, भाई हम लोग 0 to 5 यूनिट्स लेके चलेंगे, 0 1 2 3 4 5। क्लियर है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, देखो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एट द जीरो लेवल ऑफ आउटपुट हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बच्चों क्या होता है, जीरो होता है। हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करता है। तो 1 पे सपोज कर लेते हैं 6 होगा, 2 पे मान लेते हैं कि 10 होगा, 3 पे मान लेते हैं कि बच्चों 15 होगा, 4 पे मान लेते हैं कि बच्चों 24 होगा, 5 पे मान लेते हैं बच्चों 35 होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर हम लोग इस जगह पर देखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, मेरे को एक बात होता है, पहले का तो 0 डिवाइडेड बाई 0 तो नॉट डिफाइंड होता है। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं 6 को बच्चा 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास पहला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 6 निकल कर आएगा। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, यानी कि मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 आ रहा है और 2 यूनिट्स बनाने के बाद 10 आ रहा है, तो पर यूनिट कितना आएगा, पर यूनिट मेरा 5 निकल कर आएगा। अगर मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15 आ रहा है और ये 3 यूनिट्स का है, तो मेरा पर यूनिट का कितना आ रहा होगा, ऑफ कोर्स की बात है 5 आ रहा होगा। अगर मेरा 24 निकल कर आ रहा है 4 यूनिट्स का, तो पर यूनिट का मेरा 6 आ रहा होगा। अगर मेरा 35 निकल कर आ रहा है बच्चों 5 यूनिट का, तो मेरा पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 7 निकल कर आ रहा होगा। तो आपको एक समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करा। मैंने यहाँ पे यूज करा कि मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर होना चाहिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। तो यहाँ पे 6 10 15 24 35 मेरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट हैं और 1 2 3 4 5 मेरी क्वांटिटीज हैं। मैंने यहाँ पे लिया नहीं क्योंकि ये होता है नॉट डिफाइंड। एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। उसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर भी नहीं सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा स्केड्यूल निकल कर आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग इसके ग्राफ की तरफ देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग बनाते हैं एबीसी का कर्व। हम लोग एबीसी का कर्व बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है और ये मेरा ओरिजिन होता है। ठीक है, सेम उसी की तरह हम लोग बनाएंगे 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12। आ जाइए इसको प्लॉटिंग करना इसका स्टार्ट करते हैं। बच्चों 1 यूनिट पे मेरा कितना निकल कर आ रहा था, 6 निकल कर आ रहा था, यानी कि यहाँ पर आएगा। 2 यूनिट्स पे मेरा कितना निकल रहा था, 5 निकल रहा था कि कहीं यहाँ पर आएगा बीच में। 3 यूनिट्स पे भी मेरा 5 निकल रहा था, कहीं बीच में ही आएगा इधर। ठीक है, बराबर 2 और 3 बराबर होंगे। 4 यूनिट पे मेरा 6 निकल रहा था दोबारा से, तो यानी कि इधर आएगा। 4 यूनिट पे कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। और 5th यूनिट पे मेरा किधर आ 7 आ रहा था, तो यानी कि कहीं ऊपर जाएगा, यानी कि इनके बीच में जाएगा, है ना। अब इसको बच्चों कनेक्ट करके देखते हैं। इस ग्राफ को फिर मैं कनेक्ट करके देखता हूं। तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से निकल कर आया। मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से निकल कर आया। अब बच्चों इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि इस ग्राफ का सबसे पहले शेप क्या है। तो ये मेरा ग्राफ जो है बच्चों वो है एबीसी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द शेप ऑफ एबीसी इज यू शेप्ड। ये एक यू शेप्ड है। और क्यों है यू शेप, इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो स्टार्टिंग में तो इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, देन उसके बाद आपका वो इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमको बोलता था कि जैसे जैसे हम लोग एम्प्लॉय लेबर को, एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करेंगे वो हमें एक्स्ट्रा आउटपुट निकाल कर देगा, बट जैसे हम लोग उसको ज्यादा एम्प्लॉय कर देंगे तो उसका आउटपुट कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा वो कम होगा और जाते जाते बढ़ते बढ़ते हमारा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो उसी की वजह से बच्चों स्टार्टिंग में जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप देख पा रहे हो कम हो रहा है, कम हो रहा है।
कम हो रहा है, और जैसे जैसे हमने प्रोडक्शन करना बढ़ाया हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो दैट इज द मेन रीजन कि जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है बच्चों वो यू शेप होता है कि पहले तो वो डिक्रीज करता है, फिर एक पॉइंट पर जाके वो कांस्टेंट हो जाता है, फिर एक पॉइंट पर जाके वो इंक्रीज करने लगता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो सबसे पहले बच्चों ये क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। आप ये देख रहे हो इस वाले पेज में क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ये वाला पेज बच्चों क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं, ये वाला जो फेस था येलो वाला, तो येलो वाले फेस में बच्चों ये कांस्टेंट है, ये बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट फेस की बात करूं, जो मैं ब्लू वाला फेस मान के चलता हूं, ये वाला फेस, इस वाले फेस में बच्चों ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये तीनों किसकी वजह से हो रहे हैं, ये हो किसकी वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, एलवीपी की वजह से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, एलवीपी की वजह से ऐसा हो रहा है। बात आई समझ में बच्चों, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये वाला डायग्राम बहुत आसान डायग्राम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा एवरेज कॉस्ट, जो कि है बच्चों हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट को बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, पर यूनिट टोटल कॉस्ट, पर यूनिट टोटल कॉस्ट बच्चों में इसको बोल सकता हूं पर यूनिट टोटल कॉस्ट। अब पर यूनिट टोटल कॉस्ट क्या, एवरेज को रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल सी एक लाइन की इसकी डेफिनेशन है कि भैया अगर हमारा 10 यूनिट बनाने में 50 रुपए लग रहे हैं तो एक यूनिट बनाने में इसका मतलब है 50 डिवाइडेड बाई 10, 5 रुपए ही लग रहे हैं। बात आई समझ में, बहुत आसान है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, जिसे हम एवरेज कॉस्ट भी बोल देते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली बहुत मैंने आपको समझा दिया है। तो आपको पक्के से पता है कि क्या होगा, टोटल कॉस्ट आपको पता होगी, उसको जितना भी क्वांटिटी बनी है उससे डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपने एक फॉर्मूला तो बच्चों पढ़ा ही होगा, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा सिंस, कि अगर हमारा फिक्स कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट एफ सी प्लस वेरिएबल कॉस्ट बी सी बराबर होता है टोटल कॉस्ट के, बराबर होता है बच्चों टोटल कॉस्ट के। तो अगर हमारा बच्चों फिक्स कॉस्ट यानी कि एफ सी हमारे बी सी से अगर हम लोग ऐड कर देंगे, एफ सी प्लस वी सी कर देंगे, तो वो हमारे टी सी के बराबर बैठेगा, तो हमारे टी सी के बराबर बैठेगा। ये चीज़ हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। देयरफॉर इसके तहत क्या होता है, देयरफॉर अब इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आया कि जो बच्चों हमारा ए एफ सी प्लस ए बी सी होगा वो भी हमारा बच्चों किसके बराबर होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होगा, वो भी हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर होगा। तो अगर मुझे एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो मेरे पास दो मेथड है कि सीधा सीधा या तो मैं क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से, दूसरा क्या है कि अगर मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज फिक्स कॉस्ट के साथ अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो मेरे को अल्टीमेटली एवरेज टोटल कॉस्ट ही निकाल कर देगा। नेक्स्ट आ जाओ देखते हैं, फिर इसका ना एक बार स्केड्यूल देख लेते हैं, एक बार स्केड्यूल देख लेते हैं। आ जाइए, तो हमें ये चीज पता लग गई कि हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ जोड़ा जाए तो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट इसका एक बार शेड्यूल देख लेते हैं हम लोग। पहला ले लेते हैं हम लोग इसमें यूनिट्स, दूसरा पोर्शन ले लेते हैं हम लोग इसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट का, फिर ले लेते हैं इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, जो कि मुझे अल्टीमेटली देने वाला है मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये मेरा यूनिट्स, ये मेरा ए एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये मेरा ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये मेरे को क्या देंगे, ए टी सी निकाल कर देंगे, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल कर मेरे को देने वाले हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं इनको। यूनिट्स वही 0 1 2 3 4 5। एवरेज फिक्स कॉस्ट 0 पे कितना था, नॉट डिफाइंड था, ये भी कितना था, ये भी नॉट डिफाइंड था, तो ये भी अल्टीमेटली क्या निकल कर आएगा, नॉट डिफाइंड निकल कर आएगा, ठीक है। अब 1 पे देखते हैं तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट 1 पे कितना था, 12 था, 2 पे मेरा कितना था, 6 था, 3 पे कितना था, 4 था, 4 पे कितना था, 3 था, 5 पे कितना था, 2.4 था। ये वही मैं डेटा यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने बच्चों अभी आप लोगों को पढ़ाया था, ये वाला,
वही डेटा जो कि मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था, वही डेटा मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एबीसी, एबीसी मेरा एक यूनिट पे कितना था, एक यूनिट पे एबीसी मेरा 6 था, 2 यूनिट्स पे एबीसी मेरा कितना था 5 था, 3 पर भी मेरा कितना था 5 था, 4 पर मेरा 6 था, और 5 पर मेरा कितना था बच्चों 7 हो गया था। ये वही मैं डेटा यूज कर रहा हूँ और कुछ भी मैं डेटा यूज नहीं कर रहा। तो बच्चों मैं यहाँ पे एटीसी क्या मान के चल रहा हूँ कि एबीसी प्लस ए एफ सी। तो एबीसी कितना है 6 प्लस 12, तो 6 प्लस 12, तो मेरा एटीसी कितना निकल कर आया 18 निकल कर आया। मेरा एबीसी कितना निकल कर आया 18 निकल कर आया। 6 प्लस 5, तो एटीसी मेरा कितना निकल कर आया, एटीसी मेरा 11 निकल कर आया। 5 प्लस 4, तो ये मेरा कितना निकल कर आया, ये मेरा 9 निकल कर आया। 6 प्लस 3, ये भी बच्चों मेरा 9 निकल कर आया। और 2.4, और ये हो गया 2.4 प्लस 7, ये मेरा कितना निकल कर आया 9.4 निकल कर आया। ये बच्चों मेरा कितना निकल कर आया, ये मेरा 9.4 निकल कर आया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ऐसे आपका एटीसी का टेबल बन सकता है। अच्छा, अगर मैं दूसरे तरीके से आपको दिखाऊं तो मैं एक रफ मेथड से आपको दिखा देता हूं, तो आपको उससे भी कंफर्म हो जाएगा कि सर आप ये कैसे बोल सकते हो कि एवरेज इसका प्लस करेंगे तो वो भी एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर बैठेगा। ठीक है, मेरा फिक्स कॉस्ट कितना था 0 1 2 3 4 5, 5 यूनिट के लिए मेरा फिक्स कॉस्ट हर केस में 12 था। हाँ जी 12 था। वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना था, पहले केस में मेरा 0 था, दूसरे केस में मेरा निकल कर आ रहा था वेरिएबल कॉस्ट 6, फिर 10, फिर 15, फिर 24, फिर 35। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो जीरो केस में मेरा टोटल जो कॉस्ट था वो 12 भी निकल कर आ रहा था। 0 प्लस 12 प्लस 0 12, ये मेरा 18 निकल कर आया, ये मेरा 22 निकल कर आया, ये मेरा क्या बोलते हैं आपका 17 निकल कर आया, 17 नहीं सॉरी 27 निकल कर आया, ये मेरा 36 निकल कर आया, और ये मेरा 47 निकल कर आया। आइए अब इनको ना मैं एक काम करता हूँ, यूनिट से डिवाइड करता हूँ। अगर इसको मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो नॉट डिफाइंड निकल कर आएगा, इसको मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो 18 निकल कर आएगा, इसको 2 से करता हूँ तो 11 निकल कर आएगा, इसको 3 से करता हूँ तो 9 निकल कर आएगा, इसको 4 से डिवाइड करा तो 9, इसको मैंने 5 से डिवाइड करा तो 9 पॉइंट। तो बच्चों एग्जैक्टली वही आउटपुट निकल कर आ रहा है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, तो आप लोगों के सामने एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है कि किस तरह से वो इक्वेशन जो है वैलिडेट करती है। ठीक है, ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पर थे, हम लोगों ने एटीसी का स्केड्यूल देख लिया है। हम लोग एटीसी का एक बार कर्व भी बनाकर देख लेते हैं कि एटीसी का कर्व बच्चों बनता कैसे है। आ जाइए, एटीसी का कर्व भी एक बार हम लोग स्टूडेंट्स देख लेते हैं। ये मेरा 0 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 12। ठीक है, आ जाइए। तो अगर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो मेरा पहले तो नॉट डिफाइंड है, तो पहले को तो लेंगे ही नहीं, 0 को तो लेंगे ही नहीं। 1 पे कितना बैठ रहा है स्टूडेंट्स, 1 पे 18 बैठ रहा है, तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पे डिजिट चेंज करनी पड़ेगी। मैं 3 3 का लेके चल लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा सही निकल कर आ जाएगा। तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, और ये 21 हो गया। नाउ इट्स बेटर, आ जाइए। तो 1 पे मेरा 18 बैठ रहा है, यानी कि 1 पे मेरा यहाँ आ रहा है। ठीक है, 2 पे मेरा 11 बैठ रहा है, यानी कि 2 पे 11 मेरा कहीं इसके थल का सा ऊपर आएगा, इस जगह पर आएगा। ठीक है, फिर मेरा 9 बैठ रहा है, 3 पर मेरा 9 बैठ रहा है, 9 और 6 और 12 के बिल्कुल जस्ट बीच में आएगा। ओह सॉरी, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। ओके ओके, ये 6 है, यहाँ पर 9 आएगा, फिर यहाँ 12 आएगा, फिर यहाँ 15 आएगा, फिर देन यहाँ पर 18 आएगा। अब दोबारा से इसे बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 1 पे हमारा 18 था, 2 पर हमारा 11 था, 11 मतलब 12 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 11 कहीं ना कहीं इधर आएगा। 3 पे हमारा 9 था, 3 पे हमारा 9 है तो इधर आएगा। 4 पे भी हमारा 9 था, यानी कि इधर आएगा। फिर 5 पर हमारा 9.4 हो गया था, यानी कि हल्का सा ऐसे करके ऊपर जाएगा। तो अगर हम इसका शेप देखें बच्चों, तो ये देखिए, क्लियर है। तो ये मेरा बच्चों क्या बना, ये मेरा बना बच्चों एवरेज टोटल कॉस्ट। इसका शेप भी कैसा होता है बच्चों, इसका शेप भी यू शेप होता है। शेप ऑफ
ATC इज यू शेप्ड। ये भी बच्चों कैसा होता है, ये भी बच्चों यू शेप्ड होता है। क्यों यू शेप्ड होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का भी शेप यू शेप होता था, इसकी वजह से इसका भी यू शेप होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही हमारा जो टोटल कॉस्ट था वो कम होता है, फिर हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है तो हमारा टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसका कि डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट पे। तो इसका भी शेप कैसा होता है बच्चों? इसका भी शेप यू शेप्ड होता है। इसका भी क्या होता है? यू शेप्ड होता है। अच्छा, इसके अंदर भी वही सेम 3 स्टेजेस आती हैं, इसके अंदर भी वही सेम 3 स्टेजेस आती हैं। एक बार आओ देखते हैं। पहली स्टेज बच्चों क्या होता है? ये डिक्रीज करता है। पहली स्टेज में क्या करता है? ये डिक्रीज करता है। फर्स्ट क्या करता है? ये डिक्रीज करता है, यानी कि येलो वाला पोर्शन दिखा रहा है कि ये डिक्रीज कर रहा है। फिर देन बच्चों क्या होता है? फिर देन ये क्या रहता है? कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि ब्लू वाला दिखा रहे हैं क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर जो तीसरा केस हमारे सामने निकल कर आता है, तो तीसरा केस हमारे सामने निकल कर आता है येलो वाला। येलो तो हो गया, और जो तीसरा केस हमारे, हम ये ले लेते हैं। तीसरा केस हमारे सामने, यानी कि ये वाला जो निकल कर आता है, ये क्या होता है बच्चों? इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज। क्लियर है? तो ये भी 3 फेजेस में हमारा चलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? तो अगर आप इस ऐसे नोट्स बनाकर आएंगे पेपर में तो आपको डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपके सामने सब लिखवा दिया कि आपको पेपर में क्या क्या चीजें लिखकर आनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक और इस लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा AC AVC और AFC के बीच में रिलेशन क्या है। AC AFC और AC AVC और AFC के बीच में हमारा रिलेशन क्या है। आओ एक बार देखते हैं इस रिलेशन को, एक बार रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। और ये रिलेशन बहुत ज़्यादा आसान है। टोटल मिला के मैं आपको 4 ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, जिसको लिखकर आपको पक्का फुल मार्क्स मिलेंगे, जिसको लिखकर आपको पक्का बच्चों फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर वही यूनिट्स लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों क्या हम लोग? AC यानी कि एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट, AC AFC और AVC और ABC। यहाँ पर ये लोग आ जाएंगे। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ कि मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसे बना था? तो कुछ इस तरीके से बना था, नहीं बना था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, नहीं था? यानी कि ये तो हो गया मेरा AFC। ये तो बच्चों हो गया क्या मेरा? AFC। क्लियर है स्टूडेंट्स? मेरा AFC कुछ इस तरीके से बना था या फिर नहीं बना था? जल्दी से मेरे को बता दो, एक बार चेक करो। क्लियर है? उसके बाद मेरा ABC कैसे बना था? ABC बच्चों कुछ इस तरीके से बना था, नहीं बना था? ABC बच्चों कुछ इस तरीके से बना था, नहीं बना था? है ना? ये कुछ मेरा ABC इस तरीके से बना था। और जो आपका AFC बनता था, जो आपका AFC बनता था वो ऊपर बनता था कुछ इस तरह। जो आपका AFC बनता था वो ऊपर की साइड बनता था, यानी कि इन दोनों के ग्राफ के आपका AFC जो बनेगा वो बच्चों ऊपर बनेगा। इन दोनों ग्राफ से आपका AFC जो बनेगा बच्चों ऊपर बनेगा। अगर मैं AFC को और ढंग से बनाऊं, अगर मैं बच्चों AFC को और ढंग से बनाऊं तो AFC स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से बनेगा। एक सेकेंड लो, AFC मेरा पहले सबसे ABC देखो, ABC कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है? और AFC बच्चों कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये जो बना वो मेरा ABC बना, और ये जो बना मेरा वो AC बना। ठीक है, AFC ABC AC। मैं आपको एक बात ध्यान से लिख देता हूँ, पेपर में आपसे करेक्टली पूछा नहीं जाएगा कि भाई डेटा के अकॉर्डिंग बनाओ, आपको इस तरीके से कुछ फिगर बनाकर आनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको सबसे पहले जो उसमें ट्रिक होनी चाहिए, सबसे पहले क्या होनी चाहिए कि आप अपना AFC बनाना। AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मैंने बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को टच नहीं करना चाहिए। AFC के अंदर एक बात ध्यान रख लेना कि AFC डज नॉट टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है? इनफैक्ट कोई भी ग्राफ टच नहीं करेगा। तो आप अगर एक बार देखोगे तो क्या वो सबसे पहले मैंने AFC बनाया, उसके बाद क्या बोलते हैं AFC के बॉटम पार्ट से मैंने ABC को बनाना स्टार्ट करा। और इसके अंदर एक ट्रिक है कि ABC AFC से किस जगह टकराएगा? किस जगह टकराएगा? B पॉइंट पर। ठीक है, अब B पॉइंट क्या होता है? एट पॉइंट B, एट पॉइंट B। अगर मैं एट पॉइंट B की बात करूं तो B पॉइंट पर क्या हो रहा है कि ABC इज इंटरसेक्टिंग
AFC, ठीक है। और इसी पॉइंट पर सबसे इंपॉर्टेंट जो याद है, इसी पॉइंट पर क्या करना है कि ABC इज मिनिमम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ABC इज मिनिमम। तो जहां पर आपका ABC AFC से टकराएगा पॉइंट B पर, वही पॉइंट क्या होगा जहां पर ABC मिनिमम होगा। तो जहां पर ABC AFC से टकराएगा उसी पॉइंट पर ABC हमारा मिनिमम होगा। पहली ऑब्जर्वेशन हमारे सामने ये निकल कर आई, क्लियर है। दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर आप देख पा रहे होंगे कि जो AC कर्व है वो AFC और ABC के ऊपर ही चल रहा है। जो हमारा AC कर्व यानी कि जो हमारा एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो हमारा ABC और AFC के ऊपर चल रहा है। इसके पीछे का रीजन आप मेरे को बता सकते हो? इसके पीछे का रीजन बच्चा सिंपली ये है कि जो हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट था वो प्लस हो रहा था, किन किन का समेशन था, किन किन का एडिशन था, वो एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करके ही तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकाला था हमने। तो सीधी सी बात मेरे को एक बार पता लगी कि एट एवरी पॉइंट जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा, जो हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा वो छोटा होगा हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट से, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी छोटा होगा हमारा किससे, एवरेज टोटल कॉस्ट से। ये तो बात आ गई। दैट इज द मेन रीजन कि एवरेज कॉस्ट जो है हमेशा ABC और AFC के ऊपर ही रहने वाला है, हमेशा ABC और AFC के ऊपर रहने वाला है। अच्छा, जो AC होगा वो किस जगह पे मिनिमम होगा, A पॉइंट पर मिनिमम होगा। एट पॉइंट A AC इज मिनिमम, जो कि B पॉइंट से थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर होगा, जो B पॉइंट से थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर होगा। एक बात जो बच्चों आप इसमें नोटिस अगर कर पा रहे होगे, जो देख पा रहे होगे, आप देख पा रहे होगे कि जो AC कर्व और ABC कर्व देखो, AC कर्व और ABC कर्व देखो, यानी कि ये कर्व देखो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बच्चों क्या देख पा रहे हो, अब कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, बात ही समझ में। तो इसका मतलब मैं क्या देख पा रहा हूं, अभी मैं बताता हूं। तो पहली ऑब्जर्वेशन मैंने क्या निकाली, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि ABC इज मिनिमम, ABC क्या होगा, मिनिमम होगा एट पॉइंट B। मैंने मार्क करा है एट पॉइंट B व्हेन, पॉइंट B पर क्या होगा, व्हेन ABC इज इंटरसेक्टिंग AFC, इंटरसेक्टिंग AFC। सीधी बात है। तो ये चीज मेरे को पता लगी यहाँ पर इससे कि B पॉइंट पर ABC मिनिमम होगा, यानी कि ABC B पॉइंट पर मिनिमम होगा जहां पर वो AFC से टकरा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि AC कर्व, तो AC कर्व यानी कि ATC कर्व होगा, या फिर ATC कर्व लिख लेता हूं, ATC इज ऑलवेज हायर देन AFC एंड AVC, यानी कि जो ATC का कर्व है वो हमेशा ज्यादा होगा। जो AC का कर्व है वो आप देख रहे हो AVC और AFC के हमेशा ऊपर ही रहेगा, हमेशा ऊपर ही रहेगा। थर्ड ऑब्जर्वेशन मैंने आप लोगों को बच्चों दिखाई, वो ये थी कि जो आप ये देख पा रहे होगे, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन AC and AVC is decreasing because क्यों, अब देखो इसका रीजन समझो क्यों ऐसा हो रहा है। जो आप येलो वाला पोर्शन देख रहे हो ना, कि आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हो वो कम होती चली जा रही है AC और AVC के बीच में, वो क्यों कम हो रही हैं, क्योंकि AC के अंदर क्या क्या था, AC के अंदर AVC था प्लस AFC था। अब क्योंकि AFC कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा था, वो कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा दोबारा, वो डिक्रीज ही करता चला जाएगा, जिसकी वजह से इनका जो डिफरेंस है वो भी कम होता चला जाएगा। क्योंकि भाई एक बार मेरे को बताओ कि AC किसका मिलकर बना है, वो AVC प्लस AFC का ही तो मिलकर बना है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या, AFC है। अब AFC कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है बच्चों, तो यानी कि जो येलो वाला पोर्शन है ना, ये मेरे को AFC ही तो दिखा रहा है। एक्चुअल में AC और ABC के बीच में डिफरेंस क्या है, AFC का ही तो डिफरेंस है, और AFC कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो वही तो मैं दिखा रहा हूँ कि जो येलो वर्टिकल लाइंस है वो एक्चुअल में AFC वाला पोर्शन है जो कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है। लेकिन क्या मैं आपसे बोलूं, क्या ये दोनों आगे जाके आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, विल AFC एंड AVC इंटरसेक्ट, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में जाके टकराएंगे? मेरा आंसर होगा नो। क्यों? बिकॉज
AFC कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। जब तक AFC जीरो होगा ही नहीं तब तक ये आपस में कभी टकराएंगे ही नहीं। भाई ये जो येलो लाइन है वो मिट जानी चाहिए ना बिल्कुल ही, तभी तो टकराएंगे, कि येलो लाइन की जगह ही नहीं बचेगी। तो येलो लाइन AFC दिखा रहा है, जब AFC जीरो होगा तभी टकराएंगे, और AFC कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा इनके बीच में जगह रहेगी, आपस में कभी भी नहीं टकराएंगे। बात आ गई समझ में स्टूडेंट्स, बात आ गई समझ में। एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन और इसके अंदर है, अगर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, अगर एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन और इसके अंदर है जो आपकी बुक में भी नहीं गिवन, बट ठीक है मैं आपको बताऊंगा, तो एक नए डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ये बच्चों मेरा क्या बना, ये बच्चों मेरा बना AFC का कर्व, ये बच्चों मेरा बना कितना, ये बना मेरा ABC का कर्व, और ये बच्चों मेरा बना क्या, ये बच्चों मेरा बना हमारा, ये बन गया मेरा AC, ये बन गया मेरा ABC, ये बन गया मेरा AFC। यही डायग्राम हमने देखा था। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है। अब आप एक चीज क्या देख पा रहे हो, इसको देखो, तो द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन AC and AFC, the vertical difference between AC and AFC is rising। अब यही तो देख पा रहे हो यहाँ पर, जो मैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं, तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, वर्टिकल डिस्टेंस किस किस के बीच में था बच्चों, AC and AFC, AC and AFC, AC and AFC is increasing। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करो, इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगेन AC और AFC की बात कर रहे हैं, तो AC किससे मिलकर बना है, AFC प्लस ABC। क्लियर है या नहीं है? AC और AFC और ABC की मिलकर बना है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ABC का ही तो है, ABC का ही तो है। और हमने क्या देखा है बच्चों, देखो ABC का ग्राफ जो है इंक्रीज कर रहा है, ABC क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी ना, ABC इंक्रीज कर रही थी ना, मैंने अभी लिखवाया था पीछे भी कि ABC पहले डिक्रीज करेगी, फिर कांस्टेंट पहुंचेगी, फिर वो इंक्रीज करती चली जाएगी। तो ABC क्योंकि कंटिन्यूसली आगे चल के इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा, ये डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी लिख लेना, एज AFC इज इंक्रीजिंग, क्योंकि बिटवीन AC एंड AFC इज इंक्रीजिंग बिकॉज ABC इज इंक्रीजिंग, क्योंकि ABC क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर आप इसको ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले आप ABC, AFC और AC के ऊपर फोकस करो, आप उनके ग्राफ को समझो, देन उनका रिलेशन अगर आप पेपर पर खुद लिखोगे तो आपका उनका रिलेशन पता लगने लग जाएगा। बेसिक चीज तो सबसे इजी जो है वो AC हमेशा ऊपर रहने वाला है, और ABC AFC से कब टकराएगा, जब ABC मिनिमम होगा। क्लियर है? उसके बाद डिस्टेंस वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कंफ्यूजन बिल्कुल बात नहीं है, आप इस इक्वेशन को दिमाग में रखो। AC और ABC के बीच में AFC का हाथ है, ठीक है, AFC का डिफरेंस है, और AFC कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो जब कंटिन्यूसली AFC डिक्रीज कर रहा है तो उसका डिस्टेंस भी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम इसका देखें, AC और AFC के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि इसके बीच में हाथ ABC का है, और ABC कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। जब ABC इंक्रीज कर रहा है तो इसका ग्राफ भी बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल सीधी बात ये है, आपको चार चीजें याद रखनी है। पहला, AC हमेशा ऊपर रहेगा ABC और AFC से, पहली चीज। ABC AFC से तब टकराएगा जब ABC मिनिमम होगा, ABC मिनिमम होगा, सॉरी, ठीक है। तीसरी चीज, ABC और AC के बीच में डिस्टेंस कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता चला जाएगा? क्योंकि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो AFC है, और AFC कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो AFC डिक्रीज करने की वजह से ABC और AC के बीच में डिफरेंस क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा AFC, जो हमारा क्या बोलते हैं, AFC और AC के बीच का डिस्टेंस होगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो डिस्टेंस शो करता है ABC को, और ABC कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। यही चार चीजें मैंने आपको बताई हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? बाकी उसके अलावा ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है, एकदम डिटेल्ड मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके बिल्कुल नोट्स दे दिए हैं। आप चाहें तो इनके नोट्स क्या बोलते हैं, अपनी हैंड टू हैंड वीडियो देखते समय अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा, नहीं तो ये आप ये वाले नोट्स को हमारे साइंस एंड फन के ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो।
तब तक के लिए स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। ओके बच्चों, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।